रशिया ने सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या किया कि बहरीन के पास में जो अमेरिका का 5th जंगी बेड़ा था उसके ऊपर जो अटैक हुआ उससे सबसे ज़्यादा बौखलाया हुआ है। बहरीन में आपको बता दें, बहरीन के अंदर 5वां बेड़ा है अमेरिका का, और उसकी जो लोकेशन थी, उसका एग्जैक्ट पोजीशन, उसके कौन कौन से युद्धपोत किस जगह पर हैं, उसकी सटीक जानकारी ईरान को दी गई। और इसीलिए आप देख रहे हो कि ईरान जो है वो बहरीन पर भयानक तरीके से हमले कर रहा है। बहरीन के पीछे कहते हैं ना, बिल्कुल जुनून की हद तक हमले करने को तैयार है। और इसीलिए उसने सबसे ज़्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें हो, या खुर्रम शहर 4 हो, या खैबर शिगेन हो, या शाहिद सीरीज के जितने भी ड्रोन हो, सबसे ज़्यादा वो बहरीन और कतर पे हमले कर रहा है, क्योंकि यहीं पे अमेरिकन फोर्सेस की सबसे ज़्यादा एसेट महंगे लगे हुए हैं और सबसे ज़्यादा लड़ाकू युद्धपोत भी इसी इलाके में हैं। ऐसे भी दावे किए गए हैं। वॉशिंगटन पोस्ट में उनका क्लेम है कि रूस ने ईरान को यह तक बताया है कि अमेरिका का कौन सा युद्धपोत किस लोकेशन पे जा रहा है, और उसकी जो फॉर्मेशन है अटैक करने की वो कितनी देर में होगी, उसके ऊपर कब मिसाइलें दागी जाएंगी, कौन से फाइटर जेट उसकी तरफ अटैक करने आ रहे हैं। तो रियल टाइम में जब ये सूचनाएं ईरान को मिली तो उसका सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि ईरान के ऊपर जो हमले हो रहे हैं उसमें हिसाब लगा के देखा तो पता चला कि भैया ये तो बड़ा बुरा हाल है। यहाँ तो 100 घंटे की युद्ध में ही 33,940 करोड़ रुपए खर्च हो गए। और अगर निकला ये कि भाई हमने 200 कमांडर मार दिए, सुप्रीम लीडर खामनेई मार दिए, कुछ रॉकेट लॉन्चर्स मार दिए, लेकिन मिसाइलें फिर भी आ रही हैं। ये मिसाइलें कहाँ से आ रही हैं? ऐसा दावा किया जाता है, IRGC के कमांडर ने अपना नाम गुप्त रखने की शर्त पे बताया है कि जब खामनेई साहब जिंदा थे, सुप्रीम लीडर जिंदा थे खामनेई, तो उन्होंने एक प्लान बनाया था। उन्होंने बोला था कि याद रखो, तुम लोग 4 कमांडर तो अपने अंदर बनाओगे, सब लोग 4-4 कमांडर बनाओगे, और मेरे जाने के बाद जब भी ये युद्ध होगा तो ये मान के चलना कि तुम लोग पूरे ईरान में फैल जाओगे। ईरान के अंदर 31 प्रांत हैं और इस वक्त 26 प्रांतों के अंदर अमेरिका और इजराइल को हमला करने के लिए इसलिए मजबूर होना पड़ रहा है क्योंकि वहाँ जो ईरान की मिसाइलें और ड्रोन्स हैं वो चारों तरफ से अटैक कर रही हैं। तो ऐसा नहीं है कि पश्चिमी तेहरान में ज्यादा अटैक करेंगे और इधर से नहीं करेंगे। यहां क्या किया कि जागरोस की पहाड़ियों से लेके और पश्चिमी ईरान और केरमशाह, ये वो इलाके हैं जहां से सबसे ज्यादा मिसाइल शहर बने हैं या मिसाइलों के अड्डे हैं। पहले क्या हुआ कि हम इनके अगर लॉन्चर क्या होता है, एक तरीके का ट्यूब होता है जिसके अंदर मिसाइल को रख के छोड़ा जाता है। उसका फायदा ये होता है कि उसका बूस्टर जो होता है वो गजब का जाता है। उसकी वजह से मिसाइल जो होती है वो सटीक निशाने पे जाती है और परफेक्ट तरीके से हम उसको हैंडल कर लेते हैं। और उसका एक फायदा ये होता है, अगर हम लॉन्चर्स के साथ जाते हैं कि उसको एक हैवी ट्रक पर डिप्लॉय करके हम कहीं भी 200, 400, 500, 600 किलोमीटर में लोकेशन बदल के अलग अलग लोकेशन से जाके अटैक कर सकते हैं। लेकिन इसके ऊपर उन्होंने बोला है कि हमने ईरान की 90% लॉन्चर्स को तबाह कर दिया है। उसकी 88% जो हवाई क्षेत्र है वो हमारे पूरी तरीके से काबू में आ चुका है। अगर काबू में आ चुका है तो फिर ईरान बैलिस्टिक मिसाइलों से, हाइपरसोनिक मिसाइलों से कैसे हमला कर रहा है। तीसरी इंपॉर्टेंट ये है कि अमेरिका तो इतनी बुरी तरीके से पिट ही रहा है जिसमें रशिया के ऊपर सीधा ब्लेम लग गया है। और अब आप मान के चलिए कि रशिया इस युद्ध में कूद चुका है। और दिमित्री मेदवेदेव जो पुतिन के बेहद करीबी हैं, मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, उन्होंने बोला था कि दुनिया में कई ऐसे देश हैं जो ईरान को परमाणु बम भी दे सकते हैं। ये बात उन्होंने आज से करीब 5-6 महीने पहले बोली थी। तब किसी को समझ में नहीं आता था। ट्रंप ने बोला था कि शायद दिमित्री मेदवेदेव का दिमाग खराब हो गया, उनको पता नहीं है क्योंकि वो क्या बोल रहे हैं, उसका क्या परिणाम होगा। और मैं उनको चेतावनी देता हूं कि दोबारा से इस तरीके का बयान ना दें। लेकिन आज देखिए, ट्रंप जो हैं वो रूस के और ईरान के ट्रैप में फंस चुके हैं। चीन भी गजब तरीके से अपनी मिसाइलों की और खुफिया जानकारियां ईरान तक पहुंचा रहा है। अभी तो सिर्फ नाम जो लिया गया है वो सिर्फ रशिया का लिया गया है। और उसमें उन्होंने क्या बोला है, अमेरिकी अधिकारियों ने बोला है कि हमारा एक बहुत बड़ा परमाणु प्रतिद्वंदी देश है जो ईरान की इस समय पूरी तरीके से मदद कर रहा है, और वो एक तरीके से ईरान युद्ध में कूद पड़ा है। तो कहने का मतलब यह है कि खामनेई के जाने के बाद अगर देखा जाए तो खामनेई की जिम्मेदारी पुतिन ने संभाल ली है, इसको कहना पड़ेगा। अगर आप देखो कि उनके यहाँ कोई सुप्रीम कमांडर नहीं है, बड़ा झगड़ा मचा हुआ, कोई सुप्रीम कमांडर भी सही से निकल के नहीं आया, कोई बात नहीं, रशिया में बैठे हुए पुतिन जो है वो ईरान के कमांडर बन के आ गए। और ये खबर को आप देखिएगा 2-3 दिन के अंदर ऐसा हाइप मिलने वाला है और रशिया आ जाएगा सामने। उसके पीछे की भी 2 वजह हैं। उसमें वॉर एक्सपर्ट्स का दावा है कि अगर रशिया इस वक्त इस तरीके से कूद कर आ गया है सामने तो उसके 2 फायदे होंगे रशिया को। एक, रूस के तेल की मांग पूरी दुनिया में बढ़ेगी क्योंकि खाड़ी के अंदर जो तेल का मामला है ना वो बहुत बुरी तरीके से
गड़बड़ा गया है। जो होमरूज स्टेट है उसमें आप खुद ही देख रहे हो कि दुनिया का 20 से 30% तक तेल का आना जाना रहता है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, अकेले 38 से 40% तो अकेले चीन लेता था ईरान से, तो वो क्या करेगा, तो सब लोग रूस से तेल लेंगे। तो रूस को लगता है कि अगर ये युद्ध लंबा होगा तो मेरा तेल बिकेगा, और अगर मेरा तेल बिकेगा तो रूस के पास पैसा आएगा, और अगर रूस के पास पैसा आएगा तो वो यूक्रेन युद्ध को आसानी से आगे आने वाले दिनों में जीत लेगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि ट्रंप पहली बार सही तरीके से ट्रैप में फंसे हैं, और इनका जो चेहरा लटका हुआ है और जो 15E की हमने जो फोटो लगाई है वो इसीलिए लगाई है कि ये वो फाइटर जेट हैं जिनको बहुत ही एडवांस माना जाता है। ये वो फाइटर जेट है जिसको भारत को बेचने की कोशिश ट्रंप कई बार कर चुके हैं कि हम 15E को आपके हिसाब से मोल्ड कर देंगे, हम ये कर देंगे, हमारा फाइटर जेट ये है। सारी ब्रांडिंग बिल्कुल बर्बाद करके रख दी। आज अमेरिकी हथियारों का जो मार्केट में धाक थी वो बहुत तेज़ी से गिरी है, चाहे वो थार्ड हो और चाहे आपको बता दूं इनके जो अभी सबसे बड़ा रडार जो उनका हुआ है, जिसको अर्ली वार्निंग रडार सिस्टम बोलते हैं, उसको बोलते हैं अपग्रेडेड अर्ली वार्निंग रडार। इसका मतलब होता है कि ये इतनी दूर से, इतने पहले से आपको जानकारी दे देता है कि आपको उसके ऊपर पलटवार करने का पूरा मौका मिलता है। अब खिसेहाट देखिए, खिसेहाट कैसे मिलती है कि ट्रंप के अंदर सरकार के अंदर दो गुट हैं। एक है मार्को रूबियो, उनका कहना है कि भाई इस युद्ध को ज़्यादा लंबा मत खींचो, अगर हम इस युद्ध को ज़्यादा लंबा खींचेंगे तो हमने जो टैरिफ से इतनी भयंकर कमाई की है वो ऐसे निकल जाएगी जैसे हाथ में से रेत निकल जाती, जब पानी के अंदर जाते हो ना, तो आपको कितनी भी कोशिश कर लो, पानी के अंदर अगर आप जाओगे तो आपकी रेत हाथ में बचेगी नहीं, वो बह जाएगी। और यही स्थिति ये है कि ये युद्ध में कूद गए तो आपने जो टैरिफ से अरबों डॉलर खरबों डॉलर कमाए हैं और जिसकी चमक आपके लाल लाल चेहरे पे दिखाई दे रही थी वो सफ़ेद हो जाएगा। 2 मिनट में पता नहीं चलेगा ये पैसा गया कहाँ, आप खुद फंस जाएगा, पूरा देश फंस जाएगा। और इसीलिए ट्रंप ने शुक्रवार को 20-25 पादरियों को बुलाया। पादरी रॉबर्ट और पादरी टॉम ने उनको स्पेशल कहते हैं दैवीय शक्तियाँ दी हैं कि सर देखिए कितना ज़रूरी था आपके लिए पूजा पाठ करना, आपको शायद बृहस्पति का शुक्र का व्रत भी रखो, हो सकता है व्रत बता दें वो उनको बैठ के कि इतने दिन पूजा करो। अगर यहाँ भारत में होते तो अब तक इनको 2-3 व्रत भी रखवा दिए होते। तो कुल मिला के स्थिति यह है कि ट्रंप बुरी तरीके से बौखला गए। उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि ईरान की इतनी पिटाई लगाने के बाद, इतना भीषण नुकसान पहुंचाने के बाद, इतने तीखे हमले करने के बाद ईरान दब क्यों नहीं रहा है। अब आप सुनिए, एक लेटेस्ट खबर ये आई है कि कुर्द फोर्सेस जो हैं, कुर्द के जो लड़ाके हैं, वहां पर जमीनी स्तर पर कुछ स्पेशल फोर्सेस अमेरिका की पहुंची हैं। ये अपुष्ट खबरें हैं, मैं फिर बोल रहा हूं, ये अपुष्ट खबरें हैं। और ऐसा भी दावा किया जा रहा है कि अमेरिका के बहुत सारे बख्तरबंद गाड़ियां, जिसको लड़ाकू वाहन बोलते हैं, पूरे लश्कर के साथ वहां पे पहुंचना शुरू हो गए। तो कहने का मतलब ये है कि ईरान ने जो अपनी तैयारी की थी उसका होमवर्क वास्तव में कमाल का था। इसीलिए बोलते हैं कि कभी भी दुश्मन को आधा मार के मत छोड़ो। अगर इन्होंने जून 2025 में उसी वक्त ईरान से आर पार की जंग कर ली होती तो आज इनको इतने बुरे दिन देखने नहीं पड़ते, इन पादरियों को अपने ऑफिस, ओवल ऑफिस में नहीं बुलाना पड़ता। लेकिन आप देखिए मत इनकी भ्रष्ट थी। इजराइल की उस टाइम पिटाई हो रही थी तो इन्होंने 12 दिन में युद्ध को रुकवा दिया। वो 12 दिन आज भारी पड़ रहे हैं। वो 12 दिन में पिटने के बाद प्रचंड बन गया। उसने अपनी ऐसी ऐसी तैयारियां करी, ऐसे ऐसे अपनी वॉर स्ट्रेटेजी कहते हैं रणनीतियां बनाई हैं, जिसका मुकाबला अब इनको भारी पड़ रहा है। अब इनको लगता है कि ईरान जो है वो अकेले दम पर इतना नहीं कर सकता। तो ये बात बिल्कुल सही है। आप कौन से अपने अकेले दम पर कर रहे हो? आपके साथ कौन नहीं, आपके पास जो मिडिल ईस्ट के लगभग 9 देशों में आपके पास अड्डे हैं। पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर अगर आपके पास देखा जाए तो 60 अड्डे हैं। वहाँ से आपने हर तरीके की अपनी हथियार इस्तेमाल करे। तो अकेला ईरान भी तो किसी न किसी, उसने भी तो अपने आप को इन्वेस्ट किया है। उसने भी तो अपने देश को वजूद पर लगाकर अपने शाही ड्रोन उठाकर रशिया को क्यों दिए कि आज मैं रशिया का हेल्प कर रहा हूं, कल को रशिया मेरी हेल्प करेगा। और यही अभी दुनिया भर में बहस चल रही थी कि भाई खामनेई, सुप्रीम लीडर खामनेई मार दिए गए, इतने इतने बड़े टॉप लीडर्स मार दिए गए, 200 से ज़्यादा कमांडर मार दिए गए, उसके बाद भी रशिया कुछ क्यों नहीं कर रहा है? रशिया मुंह से क्यों करेगा भाई? वो आके यहाँ बयानबाजी थोड़ी नहीं करेगा। बयानबाजी का युद्ध में कोई काम नहीं है। वहाँ सीधा है कि गोली दो और गोली सामने वाले को लगनी चाहिए। ये है जीत। ये नहीं है कि मैं मुंह से गोली मारता रहूँ और मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, आप हथियार ही नहीं दे रहे। तो यहाँ पे जो उसने हथियार दिया है वो दिया है सूचना का, खुफिया तंत्र का। और ये जो खुफिया तंत्र होता है, ये आप मान के चलिए कि एक जासूस जो होता है वो 1-1, 1.5 लाख सैनिकों को सफाया कर देता है। वर्ल्ड वॉर 2 में आपको ऐसी बहुत सारे कहानियाँ और किस्से सुनने को मिल जाएंगे कि एक जासूस कैसे कैसे पूरी पलटन को साफ कर देता है, कैसे लाखों सैनिकों की बर्बादी का एक बहुत बड़ा कारण बनता है। और यहाँ पे तो आज की जो स्थिति है वो बहुत ही एडवांस हो चुकी है। अगर आप देखें तो युद्ध करते हुए, यूक्रेन युद्ध करते हुए रशिया को 4 साल पूरे हो चुके हैं, 5वां साल चल रहा है। तो अगर उसका एक्सपीरियंस आप देखेंगे, जो 4-5 साल से युद्ध कर रहा है वो गजब का है, उसका ही फायदा उसको मिल रहा है। अब आता है कि ये जो
5 जेट गिरे हैं, ये कैसे गिरे और इसके ट्रैप में ये कैसे फंसा, इसके पीछे की 2 वजह बताई गई हैं। ऐसा दावा किया गया कि जब रूस ने खुफिया जानकारी दी ईरान को, तो उसने बोला है कि तुम्हें पहले अपने ड्रोन्स को भेजना है, उसके बाद जेट ड्रोन्स को भेजना है, उसके बाद आपको क्रूज मिसाइल को भेजना है, उसके बाद बैलिस्टिक मिसाइल को, और अगर जरूरत पड़ेगी तो हाइपरसोनिक मिसाइलों को आपको भेजना है। तो इससे क्या हुआ, जो उनके बीच जो पूरी टोटल दूरी थी, मान लो 1700 किलोमीटर है, तो उन्होंने बांट दिया कि तुमको हर थोड़ी थोड़ी देर पर इन चीज़ों को छोड़ना है। अब मैं आपको बता दूं कि ईरान के बारे में जो जानकारी है पब्लिक डोमेन में, उसके मुताबिक ईरान अगर कतर पे अटैक करता है तो वहां तक पहुंचने में एक ड्रोन को, एक जो शाहिद ड्रोन है 136, आपको बता दें जो शाहिद 136 ड्रोन है उसमें एक मोपेड टाइप का इंजन लगा होता है, मोपेड का ही इंजन लगता है, और वो होता है 2 स्ट्रोक, और जिसकी स्पीड होती है 185 से लेकर 200 किलोमीटर प्रति घंटा। तो उस हिसाब से उसको करीब कतर तक पहुंचने में, एक एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूं, लगभग 8 से 9 घंटे लगते हैं। तो उसको 8-9 घंटे पहले छोड़ा गया, लेकिन वही बैलिस्टिक मिसाइल को वहां तक पहुंचने में लगते हैं 8 से 9 मिनट, वो 3 से 4 मिनट, उसको उस हिसाब से किया। और जो हाइपरसोनिक मिसाइल हैं उनके बारे में तो दावा किया जाता है कि 2-2.5 मिनट के अंदर वो पहुंच जाती हैं। तो इस तरीके से जो कॉम्बिनेशन बनाया गया और उसके बाद जब वो अटैक किया गया, तो उससे क्या हुआ, जो इनका अर्ली वार्निंग सिस्टम थे और जो इनके आवास विमान उड़ रहे थे, जो पल पल की जानकारी देते हैं, वो ये भी बताते हैं कि भाई F-18 हमारे आसपास हमारे इतने जहाज उड़ रहे हैं, वो यहाँ अटैक कर रहा है, तुम्हें यहाँ अटैक करना है। उसका काम ही ये है कि आपस में एक दूसरे पर फ्रेंडली फायर ना हो। यहाँ पे क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हैप्पी फायर। हैप्पी फायर का मतलब होता है अरे यार मजाक मजाक में या ज़्यादा खुशी में कि हम जीत रहे हैं और अपने आपस में एक दूसरे पे गोली चला दी, इसको हैप्पी फायर भी बोलते हैं और फ्रेंडली फायर भी बोलते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब आवास ने जानकारी दी कि भाई ये है, तो उसमें भी गड़बड़ हो गया। उसने गलत जानकारी दे दी और बता दिया कि ये जो F-15E उड़ रहा है ये दुश्मन का कोई प्रोजेक्टाइल है जो बहुत तेजी से आ रहा है, और इसीलिए जो कुवैत में एयर डिफेंस तैनात थे उन्होंने सीधा हिट किया और F-15 नीचे आके गिरा। हालांकि ईरान का दावा है कि उसने खुद इसको गिराया है, शाहिद 238 जेट जो उसका ड्रोन है उससे गिराया। उसके बारे में बताया जाता है बड़ी स्पीड में चलता है और बहुत कारगर साबित हुआ, और अब निकाल के लेके आया है। तो ईरान जो दावे कर रहा है वो गलत नहीं कर रहा है। उसने क्या किया, इनका जो पूरा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम था उसको जैम कर दिया, उसको ओवरलोड कर दिया, इतने ज़्यादा मधुमक्खी वाले हमले किए, और वही वजह है कि अमेरिका को इतनी घातक चोट उठानी पड़ी। अगर आप तुलनात्मक अध्ययन करें तो तेल अवीव के अंदर अब जो इजराइल ने अटैक चालू किए हैं वो किए हैं क्लस्टर बम से। अब क्लस्टर बम के बारे में आप जान लीजिए, क्लस्टर बम से क्यों किए हैं, उसका कारण है जब कोई एक मिसाइल आती है, खुर्रम शहर जैसी मिसाइल है, तो उसके अंदर एक 1400-1500 का पेलोड का एक भारी धमाके वाला बारूद लगा होता है, जिसको हम बोलते हैं ना कि भाई इसका पेलोड कितना है। तो वो जब धमाका करता है तो उससे बहुत भयानक नुकसान होता है, ये तो बात तय है। लेकिन उसके संग एक दिक्कत है, दिक्कत ये है कि जब इजराइल का एयर डिफेंस एरो या आयरन डोम कोई भी जाके उसको हिट करता है तो उसके में क्या होता है, वो पूरी मिसाइल जो होती है वो तबाह हो जाती है, और जब वो नीचे आके गिरती है तो वो वैसा नुकसान नहीं होता है जैसा होना चाहिए। लेकिन अब इसने क्या किया है, जो क्लस्टर बम वाली मिसाइलें हैं उसका इस्तेमाल करने से क्या हुआ कि या तो वो उसको पकड़ ही नहीं पाएंगे, अगर मान लो उन्होंने उसको हिट भी कर दिया तो जब वो फटेगी तो वो जो क्लस्टर बम है उसका जो कम से कम वजन होता है वो 1 से 2 किलो के बीच में एक क्लस्टर बम का वजन रखा जाता है, और वो कम से कम 100 से 90 की तादाद में एक मिसाइल के अंदर होते हैं, और वो लगभग 8 किलोमीटर के एरिया में कारपेट बॉम्बिंग कर देते हैं या फैल जाते हैं। तो 8 किलोमीटर के एरिया में एक मिसाइल कहते हैं ना धुआं निकाल के रख देती है, जबकि खुर्रम शहर जैसी जो मिसाइल है वो आधे किलोमीटर के अंदर तो विनाश कर देगी, लेकिन जो इम्पैक्ट पड़ता है ना मानसिक और मनोवैज्ञानिक युद्ध का, वो क्लस्टर बम से कमाल का पड़ता है। इसीलिए ईरान ने अब क्लस्टर बम इस्तेमाल करना शुरू कर दिए हैं। इजराइल के तेल अवीव की आपने तस्वीरें देखी होंगी, ऐसा लग रहा है कि ऊपर से शोले गिर रहे हैं, शोले गिर रहे हैं, कयामत के शोले गिर रहे हैं, और तेल अवीव में एक भी एयर डिफेंस उसको नहीं मारने के लिए उड़ रहा है। उसको पता है कि हमारा जो करोड़ों रुपए का एयर डिफेंस सिस्टम है उसकी जो मिसाइलें हैं वो तबाह हो जाएंगी, इसलिए क्लस्टर बम के खिलाफ सही से एयर डिफेंस इस्तेमाल ही नहीं हो पा रहा है। और उसकी वजह यही है कि वो अलग अलग छितरे हुए अंगूर के गुच्छे की तरह आके बॉम्ब्स नीचे आके गिर रहे हैं। और उसका सबसे बड़ा जो डर है वो तेल अवीव को ये है कि अगर ईरान ने अगले 4-5 दिन तक जंग को और खींचा और रशिया से मदद मिल गई और चीन से मदद मिल गई, तब हम क्या करेंगे। तो आप याद रखिएगा कि इजराइल अपने आप को बचाने के लिए अमेरिका को पिटवा देगा। मोसाद का कोई ठीक नहीं कब कहाँ पे क्या डबल डिच कर जाए, क्योंकि आपको मैं बता दूं
मोसाद के बारे में ये खुद जानकारी है कि अमेरिका के अंदर अगर सबसे बड़े किसी के अड्डे हैं, जासूसी अड्डे हैं, तो वो मोसाद के हैं। और मोसाद के पास अमेरिका की, कहते हैं ना, जो तोते वाली जान होती है, पिंजरे में तोते वाली जान, वो मोसाद के ही पास है और किसी के पास नहीं पूरी दुनिया में। तो इस वक्त जो युद्ध चल रहा है उसमें कोई किसी का सगा नहीं है, सब अपना अपना फायदा देख रहे हैं। रशिया ने मौके पर चौका मार दिया है, खामनी चले गए हैं, लेकिन पुतिन एक तरीके से ईरान के पहरेदार बन के आ गए हैं। और मैं इसलिए बोल रहा हूं कि ये जो खामनी साहब गए हैं, उनकी जगह अब जो पुतिन की एंट्री हुई है वो बड़ी ही विनाशक हो सकती है। अगर जिनपिंग ने अपनी आधी आंखों से, अपनी आधी खुली आंखों से अगर थोड़ा भी इशारा कर दिया कि मैं भी इस युद्ध में शामिल हूं, तो आप मान के चलिए कि ट्रंप साहब इस टेबल से उठ नहीं पाएंगे। रोज प्रार्थना करेंगे कि भगवान मुझे किसी तरीके से बचा लो। और मैं एक चीज़ आपको आखिरी में बोलता हुआ जा रहा हूं, ट्रंप ने दावा किया था कि मैंने दुनिया के 7 से 8 महायुद्धों को रोका है। अब आप याद रखिएगा, इन शब्दों को याद रखिएगा कि अब ट्रंप कहेंगे कि पुतिन ने मेरा युद्ध रुकवाया है, और दुनिया का सबसे खतरनाक युद्ध अगर कोई रुकवा सकता है तो वो पुतिन है। अगर ईरान युद्ध से अमेरिका को कोई बाहर निकलवा सकता है तो वो पुतिन होंगे, ना कि ट्रंप। अब ट्रंप फंस चुके हैं, उन्हें पादरियों की जरूरत पड़ रही है, वहां पटाखे फोड़ रहा है ईरान। अब देखना होगा कि अगले 24 से 26 घंटे के अंदर और कौन कौन सी बड़ी खबरें हमारे सामने आती हैं। कुल मिलाकर आप ये मान के चलिए, ये ईरान की तबाही का युद्ध हो रहा है, लेकिन इसमें तबाह कम से कम दुनिया के 14 से 15 देश जरूर होंगे, ये निश्चित है। क्योंकि यहाँ पर जो इजराइल के न्यूक्लियर प्लांट है, वो मैंने आपको कल भी बताया था, वो प्राइम टारगेट बन चुके हैं। और ये देखिएगा ब्रह्मास्त्र साबित होगा ईरान के लिए। और निश्चित रूप से अगर ऐसा कोई भी अटैक होगा तो आप याद रखिएगा उसके पीछे रूस और चीन की भरपूर मदद होगी। तो इसलिए अब उन खबरों पर विराम लगेगा कि जो लोग कहते थे कि ईरान के साथ रूस गद्दारी कर रहा है, नहीं, ईरान के साथ रूस वफादारी दिखा रहा है और वो अपने कर्ज, जो उसने कर्ज लिया था शाही ड्रोन के रूप में, उसको उतार रहा है। अब जो भी बड़ा डेवलपमेंट होगा वो मैं आपको बताऊंगा। और मेरी आपसे, कहते हैं, हाथ जोड़कर विनती है कि इन टिप्पणियों पर अपनी टिप्पणी जरूर करिए और आप अंदाज़ा लगाइए कि आगे का युद्ध कैसा होगा। आपके हिसाब से अगले 24 से 26 घंटे के अंदर क्या हो सकता है, इसकी आप कमेंट्स के ऊपर लिखिए। इसको पढ़ने से हमें एक नया एंगल देखने को मिलता है और हमें पता चलता है कि हमारे जो दर्शक हैं वो वॉर को लेकर कितने जागरूक हैं। धन्यवाद।